यहाँ पर हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। पर्यटन आज विश्व के सबसे बड़े उद्योगों में स्थान बना चुका है और यहाँ पर राजस्थान भी पर्यटन स्थलों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ पर हर वर्ष लाखों सैलानी आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत आने वाले हर तीसरा पर्यटक राजस्थान आता है और राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में की गई थी और 1989 में इसे उद्योग का दर्जा दिया गया था। आज प्रत्येक देश पर्यटन से विदेशी मुद्रा प्राप्त करना चाहता है। इस हेतु प्रचार प्रसार भी कर रहा है और राजस्थान सरकार भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है। राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 10 सर्किटों में बांटा जाना इसी प्रयास का परिणाम है। यहाँ पर हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की अध्ययन करेंगे। जैसे अजमेर की बात करें, अजमेर में है 2.5 दिन का झोंपड़ा। मूल रूप से 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत एक संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित था, परंतु बाद में सुल्तान मोहम्मद गोरी के सेनापति ऐबक ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। हिंदू व इस्लामिक स्थापत्य कला के इस नमूने को सुल्तान इल्तुतमिश ने और ज्यादा सुशोभित किया। इसका यह नाम पड़ने के पीछे एक किंवदंती है कि इस इमारत को मंदिर से मस्जिद में तब्दील करने में सिर्फ 2.5 दिन लगे थे और इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ गया। दूसरा मत यह है कि मराठा काल में यहाँ पंजाब साहिब बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा है। अब बात करते हैं हम ख्वाजा साहब की दरगाह। तो ख्वाजा साहब की जो दरगाह है इसके बारे में हम बात करें, अजमेर में सर्वाधिक देशी व विदेशी पर्यटक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर मन्नत मांगने और मन्नत पूरी होने पर चादर चढ़ाने आते हैं। सभी धर्मों के लोगों में ख्वाजा साहब की बड़ी मान्यता है और दरगाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य द्वार निजाम दरवाजा और हैदराबाद के नवाब द्वारा बनवाया गया है। मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा शाहजहां दरवाजा बनवाया गया और सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया। उर्स के दौरान दरगाह पर झंडा चढ़ाने की रस्म के बाद बड़ी देग यानी तांबे का बड़ा कड़ा जिसमें 4800 किलो और छोटी देग जिसमें 2240 किलो खाद्य सामग्री पकाई जाती है, जिसे भक्त लोग प्रसाद के तौर पर बांटते हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर इन देगों में भोजन पकवाते हैं व बांटते हैं। और सर्वाधिक आश्चर्य की बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन ही पकाया जाता है। आना सागर झील की बात करते हैं। यह एक कृत्रिम झील है जिसे राजा अजयपाल चौहान के पुत्र अर्णोराज चौहान ने बनवाया था और इन्हें अन्ना जी के नाम से पुकारा जाता था। इन्हीं के नाम पर सागर झील का नाम रखा गया है और इसी के निकट दौलत बाग मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा और 5 बारह दरिया सम्राट शाहजहां के द्वारा बनवाई गई। और खूबसूरत सफेद संगमर यानी कि सफेद मार्बल से बनी 12 दरिया हरे भरे वृक्ष कुंजों से घिरी है और यहाँ सुल्ताने और मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। सुस्ताने तथा मानसिक शांति के लिए पर्यटक आते हैं। फिर मेयो कॉलेज की बात करते हैं। भारतीय राजघराने के बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में रिचर्ड वार्क द्वारा 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई और इस भवन की स्थापना इंडो सौर्सेनिक यानी भारतीय और अरबी शैली का अतुलनीय उदाहरण है। संगमरमर से निर्मित यह भवन है अत्यंत आकर्षक है। फिर सोनी जी की नसिया की बात करते हैं। 19वीं सदी में निर्मित यह जैन मंदिर भारत के समृद्ध मंदिरों में से एक है और इसके मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी का नाम दिया गया है। इसका प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है और अंदर संगमरमर की दीवारें बनी है जिस पर काष्ठ आकृतियां और शुद्ध स्वर्ण पत्रों से जैन तीर्थकारों की छवियां व चित्र बने हुए हैं। फिर बात करते हैं ब्रह्म मंदिर की। ब्रह्मा का मंदिर है, पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में स्थित है। संगमरमर से निर्मित और चांदी के सिक्कों से जड़ा हुआ लाल शिखर तथा हंस यानी ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, इसकी छवि वाले मंदिर में ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित है और इसी मंदिर में सूर्य मंदिर भगवान की संगमरमर की मूर्ति प्रहरी की भांति खड़ी है। और इस मूर्ति की विशेषता यह है कि सूर्य भगवान की मूर्ति जूते पहने हुए दिखाई दे रही है। फिर बात करते हैं सावित्री मंदिर की। सावित्री मंदिर ब्रह्मा मंदिर के पीछे ऊंची पहाड़ी पर सावित्री मंदिर है जो ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर चढ़कर मंदिर से नीचे की ओर झील, मंदिर और रेत के टीलों का
विहंगम दृश्य बेहद सुंदर दिखाई देता है। ऐसी किंवदंती है कि ब्रह्मा जी ने पुष्कर में अपना यज्ञ करने के लिए गायत्री से दूसरा विवाह किया था। इससे नाराज होकर के पत्नी सावित्री ने उन्हें श्राप दिया, जिसके फलस्वरूप पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, पुष्कर में। अब सावित्री मंदिर पर रॉप वे की सुविधा उपलब्ध है। फिर बात करते हैं पुष्कर सरोवर। तो पुष्कर जो सरोवर है वो तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध पुष्कर सरोवर सभी तीर्थ स्थलों का राजा कहलाता है, और इस सरोवर में डुबकी लगाने पर तीर्थ यात्रा संपन्न मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अर्धगोलाकार रूप में लगभग 9 से 10 मीटर गहरी यह झील 500 से अधिक मंदिरों एवं बामन घाटियों से घिरी हुई है। फिर बात करते हैं अलवर के अंदर क्या है। अलवर के अंदर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का को 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य का दर्जा दिया गया। तत्पश्चात सन 1978-79 में से टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, और इसका वन क्षेत्र 1203 किलोमीटर है, और बाघ के अलावा विविध पशु पक्षियों की प्रजाति जैसे नीलगाय, लोमड़ी, जंगली सुअर, खरगोश, तेंदुआ, चीतल, सांबर, बंदर पाए जाते हैं। पक्षियों में जंगल बेबलर, बुलबुल, क्वील, केस्टेड सरपेंट, ईगल, रेड और स्पर फाउल, और यहाँ पर सैंड ग्राउज, वुडपेकर आदि पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम भानगढ़ की। भानगढ़ सरिस्का वन्य अभयारण्य से 50 किलोमीटर दूरी पर भानगढ़ स्थित है, और आमेर के महाराजा भगवान दास के पुत्र माधव सिंह ने अपने प्रथम नगरी के रूप में भानगढ़ की स्थापना की थी। और कालांतर में भानगढ़ के वीरान होने के संबंध में किंवदंतियां यहाँ पर प्रचलित हैं कि भानगढ़ को भारत में सर्वाधिक रहस्यमय स्थान होने का गौरव प्राप्त है। आज भी इसके खंडरों में 7 मंजिला महल के अवशेष, सुव्यवस्थित बाजार, दुकानें, सोमेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर और तालाब नजर आते हैं। मूसी महारानी की छतरी की बात करें। महाराजा बख्तावर सिंह की रानी मूसी रानी की स्मृति में बनाया गई यह छतरी वास्तुकला में भारतीय और इस्लामिक शैली का मिश्रण है। सफेद संगमरमर से बनी इस छतरी में 12 विशाल स्तंभ तथा 27 अन्य स्तंभ हैं। इसके आंतरिक भाग में भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां चित्रित हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरी तथा सिटी पैलेस और सागर झील और मंदिर के पास यह छतरियां शोभायमान है। महाराजा बख्तावर सिंह के जीवन संबंधित चित्रण भी इसी छतरी में विद्यमान है। फिर बात करते हैं वर्तरी मंदिर। अलवर के लोक देवता वर्तरी एक राजा थे, और अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने यहीं बिताए हैं। महाराजा जयसिंह ने 1924 ईस्वी में वर्तरी के मंदिर का नया स्वरूप दिया था, और मंदिर में एक अखंड ज्योत सदैव प्रज्वलित रहती है। यह मुख्य मेला भाद्रपद की अष्टमी को लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा वर्तरी की आराधना करने आते हैं। और पास ही में हनुमान मंदिर, शिव मंदिर और श्री राम मंदिर भी स्थित हैं। सिलीसेट झील की बात करते हैं। अरावली के पश्चिम छोर पर पहाड़ों के बीच प्रसिद्ध सिलीसेट झील स्थित है, और अलवर से सरिस्का जाते समय 15 किलोमीटर की दूरी पर यह झील है। इसका निर्माण महाराजा विनय सिंह ने 1845 ईस्वी में सिलीसेट बांध के रूप में करवाया था। स्थानीय नदी रूपारेला की एक शाखा को रोक करके यह झील बनवाई गई है, और इस झील के किनारे हरी भरी वादियों के बीच मोती सा चमकता सिलीसेट लेक पैलेस दिखाई देता है, जिसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जाता है। और सिलीसेट झील में पर्यटकों के लिए बोटिंग और बर्ड वॉचिंग की सुविधा है। सर्दियों में यहाँ विभिन्न प्रजातियों के पक्षी और पानी में तैरती बतखें और मगरमच्छ पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। फिर बांसवाड़ा की बात करें। सुनहरे द्वीपों का शहर है बांसवाड़ा। माही बांध की बात करते हैं। माही नदी पर बांसवाड़ा से 18 किलोमीटर की दूरी पर संभाग का यह सबसे बड़ा बांध है, जिसमें 15 गेट हैं, और इस बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। वर्षा काल में जब यह पूर्ण भर जाता है, तब सभी गेट खोलने पर यह दृश्य उत्पन्न होता है। इसका नज़ारा अनुपम और मनोहारी है। इसे देखने को पूरे वर्ष सैलानी इंतजार करते हैं, और यह वाटर स्पोर्ट्स की असीम संभावना है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी की बात करें। बांसवाड़ा डूंगरपुर मार्ग पर 19 किलोमीटर दूरी पर तलवाड़ा ग्राम के समीप उमराई गांव में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर है, और मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने से कहा जाता है।
कि यहाँ यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से प्रतिष्ठित है। काले पाषाण सिंह पर सवार 18 भुजाओं वाली दिव्य आयुष विशाल प्रतिमा है, जो शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। स्थानीय लोग इसे तड़तई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं और मंदिर के समीप शिलालेख विक्रम संवत 1540 का लगा हुआ है। देश विदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी आस्था का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। चैत्र और आश्विन नवरात्रि में हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपनी मनोकामना हेतु यहाँ क्या करते हैं, आते हैं। मानगढ़ धाम की बात करें, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम वहां से 85 किलोमीटर की दूरी पर आनंदपुरी के समीप राजस्थान गुजरात सीमा की पहाड़ी पर स्थित है और यह स्थान आदिवासी अंचल में स्वाधीनता आंदोलन के अग्रज माने जाने वाले महान संत गोविंद गुरु की कर्मस्थली माना जाता है। और ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार इसी स्थान पर गोविंद गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ की पहाड़ी पर सभा के आयोजन के दौरान अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे और 1500 राष्ट्रभक्त आदिवासियों पर अंग्रेजों ने निर्ममता पूर्वक गोलियां चला करके उनकी नृशंस हत्या कर दी। मानगढ़ धाम पर प्रतिवर्ष माघ शीर्ष पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं और वर्तमान में इसे राष्ट्रीय शहीद स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब्दुल्ला पीर की बात करें, यह बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की लोकप्रिय मजार है और शहर के दक्षिणी भाग में स्थित इस दरगाह का अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में विशेषतः बोहरा समुदाय के लोग दरगाह के उर्स में शामिल होने आते हैं। अब बात करते हैं बारां में कौन कौन सी पर्यटक स्थल हैं। जैसे सीतावाड़ी, सीता माता और लक्ष्मण को समर्पित यह मंदिर बारां से 75 यानी 45 किलोमीटर दूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम और सीता के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म यहीं पर हुआ था और इनमें कई कुंड भी हैं, जैसे कि वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड आदि। प्रसिद्ध सीतावड़ी मेला भी यहीं आयोजित किया जाता है और यह एक पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। शेरगढ़ किला की बात करते हैं। वारा से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर परवन नदी के किनारे पर स्थित शेरगढ़ किला सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है और यह स्मारक शासकों हेतु सामरिक महत्व रखता है। अनेक वर्षों से विभिन्न राजवंशों के शासन में शेरगढ़ का अपना नाम शेरशाह द्वारा कब्जा करने के बाद पड़ा और इसका मूल नाम का था कोसवर्धन था। फिर बात करें रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 10वीं शताब्दी का प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसकी वास्तुकला की शैली खजुराहो शैली से मिलती जुलती है, इसके लिए इसे राजस्थान का मिनी खजुराहो भी हम कहते हैं। और यह एक छोटे तालाब के किनारे बसा यह मंदिर अन्य मंदिरों से अनूठा है। यहाँ प्रसाद के तौर पर एक देवता की मिठाई और सूखे फल चढ़ाए जाते हैं और दूसरे आराध्य की सेवा में मांस मंदिरा प्रस्तुत किया जाता है। बाड़मेर की बात करें, बाड़मेर में है किराड़ू मंदिर। जैसे किराड़ू मंदिर के बारे में बात करते हैं, थार के रेगिस्तान में चमकते लाल मणक जैसे मंदिर शहर से यह मंदिर 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसे आप जाकर देखें तो देखते ही रह जाएंगे। सोलंकी वास्तुकला शैली में उभरे कंगूरे स्तंभ और पत्थर पर की गई बारीकी नक्काशी का काम इन मंदिरों की विशिष्ट बनाता है और इन मंदिरों को भगवान शिव को समर्पित किया गया है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कुछ मूर्तियां यथा स्थान कुछ इधर उधर रेत के गुदौरों में बिखरी पड़ी हैं और यहाँ 5 मंदिर हैं, जिनमें सोमेश्वर महादेव मंदिर सर्वोच्च कोटि का है। फिर श्री नकोड़ा जी का जैन मंदिर बात करें, श्री नकोड़ा जी जैन मंदिर क्या है? यह भव्य जैन मंदिर बहुत सारे हमले सह चुका है। आलम शाह ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर पर हमला किया, इसे लूट कर ले गया, लेकिन भाग्यवश भगवान की प्रतिमा को नहीं ले जा सका और गांव वालों को इस हमले का आभास होने पर उन्होंने इस मूर्ति को गांव में ले जाकर के छिपा दिया था और शांति होने के बाद 15वीं सदी में प्रतिमा को वापस ला करके मंदिर में पुनः स्थापित किया। वैसे 3री शताब्दी में निर्मित इस मंदिर की कई बार पुनर्निर्मित किया जा चुका है और यह सबसे बड़ा मंदिर पार्श्वनाथ का है, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर किसका नाम है? पार्श्वनाथ का है। फिर रानी भटियाणी का मंदिर भुआ साका नाम से प्रसिद्ध है। ये रानी भटियानी का एक हिंदू देवी है जो पश्चिमी राजस्थान और सिंध पाकिस्तान में पूजनीय है। बाड़मेर के जासोल गांव में स्थित रानी भटियानी का मंदिर मुख्यतः क्या है? डोली जाति के लोगों के द्वारा श्रद्धा से माना जाता है, यानी श्रद्धा से माना जाता है और यह रानी जैसलमेर के जोगीदास गांव की राजकुमारी थी तथा वाटी राजपूत की थी।
राठौड़ राजा से शादी करके बाड़मेर आई, परंतु राठौड़ राजा की वही रानी ने इन्हें और इनके पुत्र लाल सिंह को ईर्ष्यावश जहर दिलवाकर मरवा दिया। फिर बात करते हैं भरतपुर की। तो राजा की बड़ी रानी ने इनको जहर दे के मरवा दिया था, इनके पुत्र को और इनको। फिर बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में केवला देव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। घने वृक्ष, तालाब और शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग समान है और इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य तथा 1985 में विश्व धरोहर में घोषित किया गया है। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं और गर्मी की शुरुआत होते वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य में भरतपुर के दक्षिणी पूर्व में एक छोटे जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया। आज इसे विश्व का सबसे ज्यादा शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। इसमें भारतीय साइरस क्रेन, साइबेरियन क्रेन, जलमुर्गी, चीनी मुर्गी, हेरन, पेंटेड स्टॉर्क और कार्मोरेंड, नॉब, विल्डहक, व्हाइट स्पूनबिल, सैंड पाइपर आदि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी आते हुए विचरण करते हैं। लोहागढ़ किला की बात करते हैं। नाम से ही प्रभावित करने वाला यह किला कई ब्रिटिश हमलों का सामना कर चुका है और अंततः ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ऑर्थर वेलेस्ली ने इन पर कब्जा कर लिया था। इसके मजबूत गेट अष्ट धातु व लकड़ी के बने हैं और दुश्मनों से बचने के लिए इनके चारों ओर गहरी खाई है जिसमें पानी भर दिया जाता था। और किले के अंदर सुंदर स्मारकों में कोठी खास, महल खास, मोती महल और किशोरी महल है। राजा सूरजमल ने मुगलों और अंग्रेजों पर विजय प्राप्ति के पश्चात जवाहर बुर्ज और फतेह बुर्ज बनवाया था। बंद बारेठा की बात करते हैं। यह भरतपुर के शासकों का पुराना वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ शिकार खेलने के लिए केवल शाही परिवार आते थे और अभी यह वन विभाग के अधीन है। महाराजा जसवंत सिंह ने 1866 ईस्वी में यहाँ पर बांध का निर्माण करवाया और 1897 में महाराजा राम सिंह ने इसे पूरा करवाया था। इस बांध के निकट शाही महल महाराजा किशन सिंह ने बनवाया था, जो कि अब भरतपुर का शाही परिवार की निजी संपत्ति है। बंद बारेठा में चौपाए जानवरों के अलावा लगभग 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर विचरण करते हैं। फिर बात करते हैं गंगा मंदिर की। भरतपुर का लोकप्रिय मंदिर राजपूत, मुगल और द्रविड़ स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण है और यह मंदिर महाराजा बलवंत सिंह के द्वारा 1845 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया था, जिसका निर्माण कार्य 90 वर्षों तक चला और इसके उत्तराधिकार राजा बृजेंद्र सिंह ने इस मंदिर में देवी गंगा नदी की मूर्ति की स्थापना की। ऐसी मान्यता है कि इनके निर्माण के लिए राज्य के सभी कर्मचारियों और समृद्ध लोगों ने 1 माह का वेतन दान किया और यहाँ मुख्य आकर्षण भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती की मूर्तियाँ, गंगा सप्तमी, गंगा दशहरा के अवसर पर यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं। फिर भीलवाड़ा को बोलते हैं हम वस्त्र नगरी, जैसे कि मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा के पास में। भीलवाड़ा ने 80 किलोमीटर दूर कोटा रोड पर नेशनल हाईवे 27 पर मेनाल अपने अलौकिक नैसर्गिक और वैभव के कारण हजारों की संख्या में पर्यटकों का आकर्षण करता है। चारों तरफ जंगलों से घिरा मेनाल का झरना दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है। 150 फीट गहरी खाई में गिरने वाली इसकी जलधारा बड़ी जोर की आवाज करती है और देखने वालों की नजर वहां से नहीं हटती। मेनाल में शिव जी का अत्यंत सुंदर वैभवशाली मंदिर है। फिर बात करते हैं मांडलगढ़। मांडलगढ़ भीलवाड़ा से 54 किलोमीटर दूर स्थित इस जगह का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यह मध्य काल के दौरान कई युद्धों का साक्षी रहा है। इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगल सम्राट अकबर ने यह स्थान पर डेरा जमाया था और लगभग आधा मील लंबा किला पहाड़ी के शिखर पर प्राचीरों और यहाँ पर खाई की सुरक्षा के साथ अटक है और माना जाता है कि किला वालनोट राजपूतों के एक प्रमुख द्वारा निर्मित किया गया। किले में 2 मंदिर हैं, एक भगवान शिव को समर्पित है और दूसरा भगवान कृष्ण को समर्पित है। फिर शाहपुरा की बात करें। शाहपुरा भीलवाड़ा से 55 किलोमीटर दूर शाहपुरा कस्बा में है। यहाँ 4 दरवाजे वाली दीवार से घिरा राम स्नेही संप्रदाय के अनुयायियों के लिए 1804 में स्थापित तीर्थ स्थान है और पूरे वर्ष देश भर से तीर्थयात्री इस मंदिर की यात्रा करने आते हैं।
यहाँ 5 दिन के लिए फूल डोल मेला का रूप जाने वाला एक वार्षिक मेला फाल्गुन शुक्ल मार्च से अप्रैल में आयोजित किया जाता है। और शाहपुरा के उत्तरी भाग में यह विशाल महल परिसर है जो छज्जों, मीनारों, छतरियों द्वारा सुशोभित है। इनके ऊपरी भाग से रमणीय झील और शहर के सुंदर दृश्य को देखा जा सकता है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह वारठ शाहपुरा के थे। और त्रिमूर्ति स्मारक वारठ जी की हवेली, जो कि एक अब राजकीय संग्रहालय में परिवर्तित कर दी गई है। और पिबनिया तालाब यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण आकर्षण हैं। शाहपुरा पारंपरिक पटचित्र कला के लिए भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं बूंदी की। बूंदी को कुंड एवं बावड़ियों का शहर भी हम कहते हैं। तारागढ़ फोर्ट राजपूत शैली में 1345 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी का सबसे आकर्षक जगह है। और यह किला एवं महल ऊंची पहाड़ी पर बने हैं और दुर्भाग्यवश जंगली झाड़ियों के बीच जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके देवालय, स्तंभ और शीर्ष मंडपों वाली छतरियां, वक्राकार छत और हाथी व कमल के रूप में सजी उनकी सुंदरता से लगाया जाता है। 84 खंभों की छतरी के बारे में हम बात करते हैं। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपने प्रिय सेवादार की स्मृति में बनाई गई छतरी 84 खंभों की छतरी पर टिकी हुई है। यह एक प्रभावशाली और सुंदर संरचना है। इसे पर्यटक इसकी कलात्मक नक्काशी, जिसमें हिरण, हाथी, अप्सराओं का चित्रांकन है, इसके कारण बहुत पसंद करते हैं। फिर चित्र महल है बूंदी के अंदर। बूंदी का चित्र महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था। इसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे। बहुत से तालाब थे जिनमें विभिन्न प्रजाति और अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। इस महल का नाम इसलिए चित्र महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर और आकर्षक पेंटिंग से सजाया गया था। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग्स बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। और यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग्स को खूब बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों, हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्र केवल इसी क्षेत्र की कला में देखने को मिलते हैं। चित्र महल में एक और चित्रशाला भी है जिसे महाराजा उमेद सिंह के जी ने आदेशों के द्वारा बनवाया गया था। और यह चित्रशाला क्योंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है, इसलिए वहां बनी पेंटिंग्स को सूर्य की रोशनी और मौसम की नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और कलाकारों के द्वारा पेंटिंग्स को दी गई चमक और रंग अपने मूल रूप में मौजूद हैं। रानी जी की बावड़ी की बात करें। क्वीन स्टेपवेल रानी जी की बावड़ी सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह जी की छोटी रानी थी नाथावती जी के द्वारा बनवाई गई थी। और इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिला बावड़ी के तोरण द्वार पर गजराज के उत्कृष्ट नक्काशीदार अंकन, जिसमें उनकी सूंड को अंदर की ओर मोड़ा गया है। इससे ऐसा आभास होता है कि मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा है। फिर बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। चित्तौड़गढ़ का किला है चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजपूतों का गढ़। यह किला गंभीरी और बेड़स नदी के तट पर है और इस किले के निर्माण को ऐतिहासिक तिथि पर मतभेद है। पौराणिक कथा के अनुसार इसका निर्माण पौराणिक युग में महाभारत महाकाव्य के एक पांडव नामक भीम द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। पांडव नायक थे, भीम द्वारा प्रारंभ किया गया था। किले में बहुत सी भव्य स्मारक है जिसमें कुछ समय की मार झेलकर जीर्ण हो रहा है। विजय स्तंभ की बात करें, यह महाराणा कुंभा ने मालवा के मुस्लिम शासक को हरा करके अपनी विजय का जश्न मनाने और उसे चिरस्थायी करने के उपलक्ष्य में 1440 में बनवाना शुरू किया, जो कि 8 वर्षों में निर्मित हुआ। और शिल्प कला का अद्भुत नमूना विजय स्तंभ लाल बलुआ पत्थर सफेद संगमरमर से बनाया गया और 9 मंजिला स्तंभ है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां अलंकृत की गई हैं। इसमें ऊपर जाने के लिए सकड़ी सीढ़ियों का रास्ता है और ऊपर जाकर बालकनियों से पूरे शहर का गहन दृश्य देखा जा सकता है। कीर्ति स्तंभ है। यह विशाल स्तंभ जैन तीर्थकरों एवं महान शिवाविद आदिनाथ जी को समर्पित है। और यह धनी जैन व्यापारी जीजा वघेरवाल और उसके पुत्र पुण्य सिंह ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। और यह 24.5 मीटर ऊंचा हिंदू स्थापत्य शैली में बना है। विजय स्तंभ से भी पुराना है और 6 मंजिले स्तंभ पर जैन तीर्थकारों की तथा ऊपरी मंजिल में सैकड़ों लघु मूर्तियां शिल्पांकित की गई हैं। फिर बात करते हैं भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ है ये भव्य आकर्षक किला 200 फीट ऊंची सपाट पहाड़ी की चोटी पर चंबल और ब्राह्मणी नदियों से घिरा हुआ है। और इस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर के ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड ने कहा है कि यदि उन्हें राजस्थान की एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे।
कोई सटीक जानकारी नहीं मिलने के कारण इस किले के निर्माण के संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। हालांकि यह किला दूसरी शताब्दी में निर्मित किया गया ऐसा माना जाता है। कई वंशों के अधीन रहने के बाद ऐसी मान्यता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर हमला किया और यहाँ के सभी पुराने मंदिरों और इमारतों को नष्ट कर दिया। वर्तमान में इस किले का शाही परिवार द्वारा एक शानदार हेरिटेज होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है और तीन तरफ नदियों से घिरे और अरावली पर्वतमाला एवं घने जंगलों के बीच स्थित इस किले की खूबसूरती देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षित करती है। फिर बात करते हैं दौसा। दौसा में क्या है? चांद बावड़ी आवानेरी। राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आवानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आवा नगरी था, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आवानेरी हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर में आवानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है और यह 2 दिन तक चलता है और पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना और लोक कलाकारों के द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। अरसद माता मंदिर की बात करते हैं जो कि आवानेरी के अंदर है। दौसा से 33 किलोमीटर की दूर चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित है और यह अरसद मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रखने का आशीर्वाद प्रदान करती है, यानी खुश रहने का वो आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर में है वन विहार अभ्यारण्य। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए यह अभ्यारण्य 24 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला बनाया गया है और यह अभयारण्य पर्यटक एवं विशेषकर प्रकृति प्रेमियों की आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांभर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, भालू, हाइना, तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पति के भंडार भी हैं। मच्छकुंड की बात करें, सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुकुचंद के नाम पर इस प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया है। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूर पर स्थित यह भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुकुचंद के शाही कार्य स्थल के रूप में रहा है और प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुकुचंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी दैत्य काल यमन ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद ने से दैत्य जलकर भस्म हो गया और इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ है स्थल माना जाता है। फिर बात करें तालाब ए शाही। सन 1617 में तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी और धौलपुर में 27 किलोमीटर दूर और वाड़ी में 5 किलोमीटर की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरती झीलों में से एक है और यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिनटेल, रेड, कास्टेड पोच, बतख और कबूतर आदि। फिर बात करते हैं डूंगरपुर की। डूंगरपुर में आ जाता है अपना बेणेश्वर मंदिर। सोममाही नदियों में डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव के साथ में आते हैं और इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी जनक कुंवरी का द्वारा 1793 में निर्मित किया गया था। तो बेणेश्वर मंदिर की बात करें हम यहाँ पर सोम और माही नदियों में डुबकी लगाने के बाद में बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के साथ भाव से आते हैं और अंचल के सर्वाधिक पूजनीय जो भी संचल है इसके सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम और माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा ये स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत एवं भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले मावजी की बेटी और जनक कुंवरी के द्वारा 1793 ईस्वी में निर्मित किया गया था और कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां मावजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था और मावजी के 2 शिष्य अजय और वाजय ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया और इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है। माघ शुक्ल पूर्णिमा जहां सोम और माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है
यहाँ दूर दूर के गांवों और शहरों से लोग आदिवासी पवित्र स्नान करने व मंदिर में पूजा करने आते हैं। फिर बात करते हैं गलियाकोट की। गलियाकोट दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है। गलियाकोट दरगाह डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित है और गलियाकोट नामक एक गांव है और यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है और यह प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में दफन किया गया और यह मजार श्वेत संगमरमर से निर्मित है और उनकी दी गई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों से उत्कीर्ण किया गया है। फिर बात करते हैं गैब सागर झील के बारे में। इस झील के प्राकृतिक पर्यावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। रमणीय झील गैब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है और इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राज राजेश्वर मंदिर शामिल हैं। फिर बात करते हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ जिसे कालीबंगा में है। 4500 वर्ष पूर्व यह मंदिर यहाँ सरस्वती नदी के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही है। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेष की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है और ये अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व हड़प्पा और हम बात करते हैं इसकी हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित हैं। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन शील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं और यहाँ 1983 ईस्वी में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है जिसे 1961 से 1969 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया है। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, इसमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल और शीर्ष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित हैं। फिर भटनेर के किले की बात करते हैं। भटनेर भट्टी नगर का अपभ्रंश है और यहाँ उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है और भारत में सबसे पुराने किलों में यह माना जाता है कि भटनेर किला हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के तट पर स्थित है और किलों का महत्व इस तथ्य से लगाया जाता है कि आईने अकबरी में गया है। किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया था और तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की और सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पाया और अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। फिर जयपुर को बोलते हैं हम गुलाबी नगर या गुलाबी शहर बोलते हैं हम जयपुर को, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। जयपुर के बारे में हवा महल बाहर की तरफ से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया यह महल 5 मंजिला है और इसका डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ता द्वारा तैयार किया गया। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें 1.5 फुट चौड़ी हैं और यहाँ 1953 बेहद सुखद यानी सुंदर आकर्षण छोटे छोटे कई प्रकार के झरोखे हैं। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले त्योहार और जुलूस की महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें और हवा महल गर्मी के मौसम में इस झरोखे के कारण वातानुकूलित रहता है। आमेर महल की बात करते हैं। जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर कच्छवाओं की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए यहाँ पर पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल पूर्व में कच्छवाओं राजपूतों की राजधानी आमेर महल यहाँ पर क्या है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और यह हिंदू मुगल शैली का सुंदर चित्रण है। हिंदू और मुगल शैली का सुंदर चित्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बनाया गया है। इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम और पच्चीकारी का जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चांद लगाते हैं।
चार चांद यहाँ पर लगाते हैं। फिर बात करें हम यहाँ पर जैसे जंतर मंतर के बारे में। जंतर मंतर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर की यह वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय को मापने और सूर्य की गति और कक्षाओं का निरीक्षण और आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। और जयगढ़ फोर्ट की बात करें, सन 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इसे बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोपें बनाने का कारखाना, विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण के कारण राजस्थान के आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर शहर आकर के इस तोप को जरूर देखना चाहता है। और इस तोप को एक बार चलाया गया था, जिसमें शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गड्ढा बन गया था, जिसकी लंबाई 31 फुट और 9 इंच 3 इंच है और वजन 50 टन है। और इसके 8 मीटर लंबे बैरल में क्या होता है, 100 किलो गन पाउडर भरा जाता है। नाहरगढ़ किले की बात करें, नाहरगढ़ किला अंधेरी रात में तारों की छांव में और नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का बेहगम, अभूतपूर्व, अद्भुत एवं मस्त नजारा सारी दुनिया को और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है कि तारे यहाँ पर जमीन पर उतर आए हैं। और सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। और इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन की को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया गया और रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजा के कक्षों की समूह आलीशान दरवाजे, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया। नाहरगढ़ अतीत की यादों को समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। अल्बर्ट हॉल की बात करें, सेंट्रल म्यूजियम अल्बर्ट हॉल, सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी आधारशिला रखी और इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। सर स्किंटन जेकब के द्वारा इसका डिजाइन बनवाया गया तथा इंडो सार्सनिक स्थापत्य शैली के आधार पर इसका निर्माण करवाया गया। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। फिर गलता जी की बात करें, गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है और यह गालव ऋषि की तपोस्थली है। गलता जी की स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थ यात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं और इस स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड हैं। गलता जी के आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी के मंदिर परिसर में जाते हैं, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है और इसे नाम यहाँ पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला है। हरियाली का खूबसूरत नजारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देव को समर्पित एक छोटा मंदिर है, जिसे यहाँ पर कहा गया जाता है सूर्य मंदिर कहा जाता है। और दीवान कृपाराम के द्वारा निर्मित ये मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। ईसरलाट सरगाह सूली की बात करते हैं। शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसरलाट को स्वर्ग भेदी मीनार या फिर सरगा सूली भी कहते हैं। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 ईस्वी में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था और त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर से जलवायु जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। गोविंद देव जी के मंदिर की बात करें, श्री गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के परकोटे में स्थित श्री गोविंद देव जी के मंदिर में स्थापित की गई है। और शाही परिवार और स्थानीय लोगों के द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। जैसलमेर किले और हवेलियों के शहर की बात करते हैं। जैसलमेर का किला, यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा यह किला बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है।
सूरज की रोशनी जब इस किले पर पड़ती है तो पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण ये सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें, थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्यजीवों का सबसे महत्वपूर्ण आवास है पार्क, और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे कि काले हिरण, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, ये सब पार्क में विचरण करते हैं। और लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ी उड़ान भरने वाले पक्षियों में से एक है, उसे भी यहाँ देखा जा सकता है, और यह नेशनल पार्क जैसलमेर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर पटवों की हवेली के बारे में हम बात करते हैं। इन हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं जो गुमान चंद पटवा ने अपने 5 बेटों के लिए 1805 में बनवाई थी। इसे बनाने में 50 साल लग गए थे। और जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली, यह 5 मंजिला संरचना एक सर्कली गली में गर्व से खड़ी है। और जबकि हवेली अब अपनी इस भव्य महिमा को खो चुकी है, तथापि कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी अंदर की दीवारों पर देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम तन्नौट माता के मंदिर की। तन्नौट माता का मंदिर, जैसे भाटी राजपूत नरेश तनुराव तन्नो जी ने विक्रम संवत 828 में तन्नौट माता का मंदिर बनवाकर मूर्ति की स्थापना की थी, और यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग, विशेषकर बीएसएफ के जवान, यहाँ पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर तन्नौट माता मंदिर है, और तन्नौट माता को देवी हिंगलाज का पूर्ण जन्म माना जाता है। रामदेवरा मंदिर की बात करते हैं। रुनीचा बाबा रामदेव और रमसा पीर का पुण्य स्थान है। रामदेवरा मंदिर इन्हीं सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। रामदेव जी राजस्थान के एक लोक देवता है। इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वैसे भी राजस्थान की जनमानस में 5 पीरों की प्रतिष्ठा है। उनमें से एक रामसा पीर का विशेष स्थान है। पोखरण से 12 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर जैसलमेर के मार्ग पर रामदेवरा मंदिर स्थित है। अधिकांश लोग यह मानते हैं कि यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध मंदिर रामदेव को समर्पित है, और मंदिर बाबा रामदेव के अंतरिम विश्राम का स्थान माना जाता है। सभी धर्मों के लोग यहाँ यात्रा के लिए आते हैं। यहाँ अगस्त और सितंबर के बीच रामदेवरा मेले के नाम से एक बड़ा लोकप्रिय मेला आयोजित होता है, और बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आकर के रात भर भक्तिपूर्ण गीत गाते हैं। फिर बात करते हैं बड़ा वाघ। तो बड़ा वाघ जो है, यह एक विशाल, क्या है, बड़ा वाघ एक विशाल उद्यामान, बड़ा वाघ एक विशाल उद्यामान है जो भाटी राजाओं की स्मृतियों को समेटे हुए है। बड़ा वाघ जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे बर बाग भी कहते हैं, और इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां हैं। और उद्यान का स्थान ऐसी जगह है जहां से पर्यटकों को सूर्यास्त का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। जैसलमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने यहाँ एक बांध बनवाया था, जिसके कारण जैसलमेर को काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1773 में इनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की छतरी यहाँ बनवाई, और उसके बाद अन्य राजाओं की मृत्यु के बाद उनकी भी छतरियां यहाँ पर बनाई गई। फिर जालौर ग्रेनाइट की नगरी है। कौन सी? जालौर। तो जालौर किले की हम बात करें, यहाँ के किले और महलों में ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कानड़देव सोनकरा हुए हैं, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए हैं, और खिलजी ने कानड़देव से बदला लेने के लिए कई बार दाव पेच लगाए हैं, परंतु अंत में कानड़देव और उसके पुत्र बीरम देव को वीरता को कायल हो गया। और शहर का मुख्य आकर्षण जालौर का किला है, और यह वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है। माना जाता है कि 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच इनका निर्माण किया गया। किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। नीचे शहर का अति सुंदर दृश्य पेश करता है। किले की मुख्य विशेषता इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ है। सुधा माता मंदिर।
अरावली रेंज में सुधा पर्वत के ऊपर स्थित सुधा माता मंदिर, यह मंदिर समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पूरे भारत के भक्तों के द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ चामुंडा देवी की एक प्रतिमा है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंभे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं और इस मंदिर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी हैं। फिर मलिक शाह की मस्जिद की बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर में अपने शासन के दौरान बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में यह मस्जिद बनवाई थी और यह मस्जिद अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इसकी बनावट गुजरात में बने भवनों से काफ़ी प्रभावित होती है। फिर बात करते हैं झालावाड़ की। झालावाड़ की बात करें हम, गागरोन का किला है। यहाँ के शासक अचलदास खिलजी जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे तो यहाँ के राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मन से बचाने के लिए जौहर कर लिया और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में सम्मिलित 6 पहाड़ी किलों में से एक पहाड़ी जल किले का प्रतीक गागरोन का किला राजस्थान की शान है। आहू काली सिंध नामक नदियों से घिरे इस किले की भव्य सुंदरता की ऐपलक निहारने का मन करता है। किले के बाहर सूफी संत मिट्टी शाह की मकबरे पर मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का आयोजन होता है और गागरोन किले का निर्माण वीजल देव ने 12वीं सदी में करवाया था और 3 सदियों का संगम देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं। फिर भवानी नाट्यशाला की बात करें, इसका निर्माण 1921 में हुआ है और यह नाट्यशाला कई यादगार नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य गवाह है। माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में ऐसी सिर्फ 8 नाट्यशालाएं हैं। शेक्सपियर के लिखे नाटक यहाँ खेले जाते हैं। विश्व पर्यटक इन्हें देखने में बड़ी रुचि रखते हैं और यह नाट्यशाला नाट्य कला और जगत में स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़े और रथों के मंच पर प्रकट होने का रास्ता एक भूमिगत मार्ग द्वारा बनाया गया है जो इसकी अनूठी विशेषता है। सूर्य मंदिर की बात करते हैं। झालावाड़ का जुड़वा शहर है झालरापाटन, जिसे सिटी ऑफ पहले बेल्स यानी कि घंटियों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम मंदिरों की घंटियों की स्वर लहर सुनाई देती है और 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ और सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान उत्कीर्ण किया गया है और यहाँ का आदमकद मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। फिर बौद्ध गुफाएं और स्तूप के बारे में बात करते हैं। झालावाड़ में सबसे प्रसिद्ध कौलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रभावशाली है। बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्णित स्तूप संरचना झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने माने जाते हैं। पर्यटक विनायक और हथियागोर गांवों के पास की गुफाओं का भी यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। शेखावटी, सीकर और झुंझुनू और चूरू की बात करते हैं। ताल छापर अभयारण्य की बात करते हैं। ताल छापर में उछलते कूदते और अटखेलियां करते छोटे छोटे मृग शावक यानी हिरण के बच्चे पर्यटकों के मन मोह लेते हैं। काले हिरण की यह सेंचुरी छापर गांव में है जो कि जयपुर से 210 किलोमीटर दूर चूरू की सुजानगढ़ तहसील में है। काले हिरण का यह अभयारण्य खुले मैदान, बड़े पेड़ों और लताओं से आच्छादित है और यहाँ हिरणों के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली बिल्ली को देखा जा सकता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ चील, आइविज, दक्षिणी यूरोप, मध्य एशिया में पाए जाने वाले साइरस, क्रेन और चकवा और कबूतर आदि देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं मंडावा की। प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था। मंडावा यहाँ से सामान का आदान प्रदान किया जाता है। यहाँ के ठाकुर नवल सिंह ने नवलगढ़ और मंडावा पर शासन किया। मंडावा में एक किला बनवाया और किले के चारों तरफ नगर बसाया। यहाँ अनेक बड़े व्यापारी बस गए जिन्होंने अनूठी, अद्भुत, अजब गजब हवेलियों की नींव रखी है और इस नगर को पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बना दिया। इस किले के भित्ति चित्र, कांच का काम और आकर्षक मेहराबदार भगवान कृष्ण के चित्रों से शोभायमान है। फिर खिचड़ी महल की बात करें। झुंझुनू का खिचड़ी महल कला और वास्तु संरचना के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इसे झुंझुनू के हवा महल के रूप में जाना जाता है।
1770 ईस्वी में इस महल का निर्माण हुआ और आश्चर्यजनक तथ्य है कि खेतड़ी महल में कोई भी झरोखे या द्वार नहीं है और फिर भी इसे हवा महल के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी महल का अनोखापन हवा के अबाध प्रवाह हेतु व्यवस्थित रूप बनाए गए भवनों के निर्माण के कारण है। महल के लगभग सभी कक्षों में सुव्यवस्थित स्तंभ मेहराब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि किले को शानदार समृद्धि प्रदान करते हैं। श्रद्धानाथ जी का आश्रम है, लक्ष्मणगढ़ की बात करें हैं। अमरनाथ जी महाराज के शिष्य परंपरा के संत श्री श्रद्धानाथ जी के द्वारा स्थापित यह आश्रम लक्ष्मणगढ़ सीकर के रेलवे स्टेशन के पास स्थित है और यह आश्रम में श्रद्धानाथ जी के साधना में जीवन की झांकी श्रद्धालुओं को देखने को मिलती है और यह आश्रम नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र है। हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह के बारे में बात करते हैं। नेहरा पहाड़ की तलहटी में खेतड़ी महल के पश्चिम में स्थित कमरुद्दीन शाह की दरगाह एक खुला व्यवस्थित परिसर है, जिसमें मस्जिद और मदरसा है। यहाँ प्राचीन भित्ति चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इनके मध्य में सूफी संत कमरुद्दीन शाह की अलंकृत दरगाह है। फिर नवलगढ़ की बात करते हैं। झुंझुनू और सीकर के बीच स्थित नवलगढ़ अपनी सुंदर हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी की गई है। इसमें कुछ भारतीय कुछ विदेशी फिल्में भी हैं। यहाँ का आकर्षक किला ठाकुर नवल सिंह ने बनवाया था और इसके पास स्थित रूप निवास उद्यान और फव्वारों से सुशोभित है। फिर लक्ष्मणगढ़ किले की बात करते हैं। लक्ष्मणगढ़ नगर में यह किला गौरवशाली स्थापत्य का नमूना है। पूरे विश्व में यह स्थापत्य कला का अनूठा उदाहरण है, जो कि यहाँ बिखेरी चट्टानों के टुकड़ों को सजोकर बनाया गया है। इसके शिखर पर चढ़कर नीचे बसे लक्ष्मणगढ़ का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। फतेहपुर की बात करें, फतेहपुर शहर है। यहाँ पर कायम खानी नवाब फतेह मोहम्मद ने 1508 ईस्वी में स्थापित किया था। इन्होंने 1516 में फतेहपुर के किले का यहाँ पर निर्माण करवाया है और यह शहर एक समय सीकर की राजधानी के रूप में जाना गया था। आज फतेहपुर शेखावटी की लोकप्रिय सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दर्शनीय जगह हैं, जिन्हें द्वारकाधीश मंदिर, सिंघानिया हवेली, नादिनले प्रिंस और कल्चर सेंटर और फतेह चंद की हवेलियां उल्लेखनीय हैं। फिर जोधपुर की बात करें, जोधपुर में है मेहरानगढ़ का किला। आज इस किले की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है। इसका संरक्षण, समृद्धि, मजबूती और रखरखाव अतुलनीय है। जोधपुर के क्षितिज पर शोभायमान 125 मीटर ऊंची सीधी पहाड़ी पर अवैध मेहरानगढ़ किला है और यह ऐतिहासिक किला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय किलों में से एक है और यह ऐतिहासिक एवं किंवदंतियों में सदा जीवित रहा है। मेहरानगढ़ का किला आज भी जयपुर की सेनाओं के द्वारा इसके दूसरे द्वार पर किए गए तोप के हमलों का गवाही देता है। किला अपने उत्तम मेहराबदार झरोखे, नक्काशीदार पट्टिकाओं और सजावट युक्त द्वारों और मोती महल, फूल महल और शीश महल को चित्रित दीवारों के लिए जाना जाता है। जसवंत थड़ा की हम बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में निर्मित श्वेत संगमरमर का आकर्षक स्मारक जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित इसका निर्माण उनके उत्तराधिकारी सरदार सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं। मंडौर की बात करते हैं। इस स्थान का प्राचीन नाम मंडावरपुर था और यह पुराने समय में मारवाड़ राज्य की राजधानी हुआ करता था। एक किंवदंती के अनुसार रावण का ससुराल यही था और यहाँ सदियों से होली के दूसरे दिन रावण का मेला लगता है। मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडौर जोधपुर के उत्तर में स्थित है और यह क्षेत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ जोधपुर के पूर्व शासकों के स्मारक और छतरियां हैं। राजस्थान स्थापत्य कला से बनी परंपरागत छतरियों की अपेक्षा यह हिंदू मंदिरों की संरचना पर आधारित है। फिर बात करें कायलाना झील। कायलाना जो झील है, जैसलमेर रोड पर स्थित कृत्रिम झील कायलाना एक सुंदर पिकनिक स्थल है और कैनवास के चित्र में जैसी दिखती है और इस झील को रमणीयता अविस्मरणीय है। आरटीडीसी के माध्यम से झील में बिहार हेतु नौकायन सुविधा भी उपलब्ध है। फिर माचिया सफारी उद्यान जैसलमेर मार्ग पर कायलाना झील से लगभग 1 किलोमीटर दूर माचिया सफारी उद्यान स्थित है। यह एक पक्षी विहार है। यहाँ हिरण, रेगिस्तान की लोमड़ियाँ, विशाल छिपकली, नीलगाय, खरगोश, जंगली बिल्लियाँ, लंगूर, बंदर जैसे कई पशु पाए हैं। उद्यान सूर्यास्त के दृश्य के लिए भी सुविख्यात है। बाल संबंध झील जोधपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर मंडौर रोड पर ये क्या है, बाल संबंध झील है। जोधपुर मंडौर रोड पर बाल संबंध झील स्थित है।
जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में मंडौर के एक जल स्रोत द्वारा के हेतु किया गया था। बाद में बालसमंद झील के किनारे पर एक ग्रीष्म महल निर्मित किया गया और यह हरे भरे बागानों से घिरा हुआ है। पशु और पक्षियों जैसे कि लोमड़ी और मोर भी यहाँ पाए जाते हैं और यह झील अब पर्यटकों और स्थानीय लोगों का एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। फिर बात करते हैं करौली की। कैला देवी मंदिर। कैला देवी मंदिर करौली है। करौली के बाहरी इलाकों में लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर कैला देवी का मंदिर है, जो कि त्रिकूट की पहाड़ियों के बीच काली सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है और यह मंदिर देवी की 9 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना 1100 ईस्वी में की गई। ऐसी मान्यता है कि कैला देवी मंदिर में प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र माह मार्ग अप्रैल से विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और यहाँ हनुमान जी का मंदिर भी है, जिसे यहाँ के लोग लांगुरिया नाम से पुकारते हैं। फिर श्री महावीर जी के मंदिर की बात करें, जैसे 19वीं सदी में बना बेजोड़ वास्तुकला की ये संरचना है महावीर जी का मंदिर। और श्री महावीर जी का मंदिर, जो कि एक जैन तीर्थ स्थल है, प्रत्येक वर्ष यहाँ चैत्र शुक्ल पक्ष के 13वें दिन से कृष्ण पक्ष के बैसाख के पहले दिन तक यानी एक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों जैनी श्रद्धालु यहाँ पर क्या होते हैं, आते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। करौली के एक गांव मेहंदीपुर में बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर की काफी दूर दूर तक मान्यता है। मान्यता के अनुसार पागल और बीमार लोग यहाँ आ जाते हैं और बालाजी के आशीर्वाद से अधिकतर ठीक होकर जाते हैं। फिर बात करते हैं कोटा की। जैसे कोटा की बात करें हम, तो कोटा बैराज है, यहाँ पर बांध है। कोटा बैराज राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर निर्मित सबसे महत्वपूर्ण जल संग्रह स्थलों में से एक है और वर्षा ऋतु में इसके बड़े फाटकों के माध्यम से तेज प्रवाह युक्त जलधारा के मनमोहक दृश्य को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर ललायत रहते हैं। और बैराज के पास भगवान शिव का कस्बा मंदिर एक दर्शनीय स्थल है और यहाँ एक दुर्लभ चौमुखी शिवलिंग स्थापित है। मुकुंदरा बाघ अभयारण्य की हम बात करते हैं। मुकुंदरा बाघ अभयारण्य क्या है? कोटा से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रावतवाटा मार्ग पर यहाँ पर क्या है, सेलझर और कोलीपुरा गिरधरपुरा होते हुए दर्रा गांव तक कोटा से 50 किलोमीटर झालावाड़ा रोड पर दर्रा गांव से कोलापुरा यानी सेलझर तक इस बाघ अभयारण्य का दृश्य अवलोकन किया जा सकता है। और यह अभयारण्य सघन वन क्षेत्र है। यहाँ पैंथर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, सियार, काफी संख्या में देसी और प्रवासी पक्षियों को देखा जा सकता है। फिर बात करते हैं जग मंदिर महल की। कोटा महाराज दुर्जनशाल सिंह की महारानी और उदयपुर की राजकुमारी ब्रज कंवर जी ने इस कृत्रिम जलाशय किशोर सागर और जग मंदिर का निर्माण करवाया। 1743 से 1745 के मध्य करवाया था। किशोर सागर कोटा शहर के मध्य स्थित है और यहाँ पर पर्यटक हेतु पावर मोटरबोट, जेट स्की और बच्चों के लिए अन्य जल क्रीड़ाओं में वाटर जॉर्विंग, वॉल, बनाना बोट आदि की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सायकाल में लेजर फिल्म एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है और यह स्थान कोटा का प्रमुख पर्यटन स्थल है। अम्बेड़ा महल की हम बात करते हैं। अम्बेड़ा महल क्या होता है? तो जो अम्बेड़ा महल है, अम्बेड़ा महल का निर्माण 18वीं शताब्दी में कराया गया था। यह महल शाही आराम शाह की दृष्टि से कोटा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निर्मित करवाया गया है। इसमें जिसमें राजकुमारी धीर दे द्वारा पानी का कृत्रिम जलाशय निर्मित कराया गया है, जिससे से ज्यादा वन्य जीव और पक्षी ईश्वर आकर्षित हो जाते हैं। महाराव उमेद सिंह और द्वितीय के शासनकाल ने इस जलाशय में मगरमच्छ की विभिन्न प्रजातियों को पाला है और अभेड़ा का तालाब इसी के कारण प्रसिद्ध था। फिर बात करते हैं नागौर की।
किसकी बात करते हैं हम? नागौर की बात करते हैं। नागौर लाड़नू में बनी साड़ियाँ पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती हैं और यहाँ इसके चटक रंग और मुलायम कपड़ों के लिए पसंद की जाती हैं। जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र और अहिंसा और करुणा का आध्यात्मिक केंद्र माना जाने वाला लाड़नू 10वीं सदी में बसाया गया है। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास है। जैन धर्म आध्यात्मिकता और शुद्धि का प्रतीक। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय एक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र भी है और विश्व विख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाड़नू के ही थे। फिर बात करते हैं बड़े पीर बाबा की। किसकी बात करते हैं हम? बड़े पीर बाबा, यानी पीर साहब बाबा की दरगाह है। बड़े पीर साहब बाबा की दरगाह नागौर में है। प्रसिद्ध स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में दर्शनार्थ खोला गया था और दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहाँ पर रखा कुरान शरीफ है, जिसे हजरत सैयद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही में लिखा गया है। इसके साथ में उनकी छड़ी और पगड़ी भी दर्शनीय है। यहाँ पर दर्शक पुराने भारतीय सिक्के जो कि 1805 में के हैं देखे सकते हैं। इसके साथ ही अब्राहम लिंकन की छवि के साथ अमेरिका के सिक्के भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। फिर झोरडा नागौर की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? झोरडा नागौर। झोरडा नागौर है। नागौर की तहसील में स्थित झोरडा एक छोटा सा गांव है और प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्मस्थली के कारण काफी प्रसिद्ध है और प्रत्येक वर्ष हिंदी महाभाद्रपद की चतुर्थी और पंचमी के अवसर पर झोरडा में लगभग 1-2 लाख श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आने वाले लोगों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी जगह के लोग यहाँ गांव में प्रत्येक वर्ष होने वाले सालाना मेले में आते हैं। गांव से भी लोग आते हैं और इस गांव में बाबा हरिराम मंदिर होने के साथ ही इन संत के जीवन से संबंधित बहुत सारी स्मरणीय और दर्शन करने हेतु या करने योग्य वस्तुएं रखी हुई है। फिर बात करते हैं पाली की। पाली में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? जैसे कि रणकपुर का जैन मंदिर है पाली के अंदर। तो रणकपुर जैन मंदिर की हम बात करें, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच घाटियों से घिरा यह भव्य मंदिर जैन समुदाय के लिए बड़ा तीर्थ स्थल है और हीरे जैसे चमकते और तराशे गए यह मंदिर अलौकिक, अद्भुत और अद्वितीय है। एक जैन व्यापारी के पास दिव्य दृष्टि होने की मान्यता के बाद 15वीं शताब्दी में निर्मित रणकपुर जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है और राज्य के शासक राजा कुंभा ने इन मंदिरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया है। और उल्लेखनीय है कि यह केवल अनेक मंदिरों का एक परिसर है, न कि मात्र एक मंदिर। जवाई बांध की हम बात करते हैं। लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर स्थित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और जोधपुर शहर और आसपास के गांवों के लिए पानी का एक प्राथमिक स्रोत होने के अलावा सर्दियों में जवाई बांध प्रवासी पक्षियों, तेंदुए और मगरमच्छ के लिए स्वर्ग है। फिर बात करते हैं हम बीकानेर की। बीकानेर में है देशनौ करणी माता का मंदिर। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर देशनौ गांव में है और यह पर्यटन में टेम्पल ऑफ रेड्स के नाम से मशहूर है। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया, फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज चूहों के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मान करके मंदिर में भक्त लोग लड्डू और दूध की बड़ी परातें चढ़ाते हैं, जिसे चूहे खाते और पीते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने आते हैं। नए दूल्हा दुल्हन यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करते हैं। शिवा शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पर रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के हैं,
इसमें अरबी फारसी के फरमान, निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं और इस अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे गए हैं। राजस्थान के लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्य और जारी किए गए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ मिलते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण और महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ किला की बात करें, इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया है, जो जूनागढ़ का किला है। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राज सिंह के द्वारा बनवाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें बने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरीनुमा मंडप और खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती हैं। लालगढ़ पैलेस एंड म्यूजियम की बात करें, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इनके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्वीटन जेकब द्वारा की गई है और यह महल पूरी तरीके से लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया है। यहाँ राजपूताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है और इसी पैलेस के एक हिस्से में शार्दुल म्यूजियम भी है। फिर बात करते हैं कौलायत की। हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कौलायत एक पवित्र झील है जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रेरणता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा के बीच में रोक दिया और संसार के चक्र से मुक्ति पाने के लिए यहीं तपस्या करने लगे। यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झीलें भक्तों को आमंत्रित करते हैं। फिर है कतरियासर। कतरियासर की हम बात करें, जो कतरियासर है जयपुर रोड पर, इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन का बड़ा समृद्ध है। कतरियासर में बालू रेत की टीले, उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देख कर सकता है। पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यहाँ पर्यटक भारी संख्या में आते हैं। रेत के दौरे पर जसनाथी जी का अग्नि नृत्य देख करके मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान, लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर और चाकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर की दूरी पर कतरियासर एक साफ सुथरा और समृद्ध गांव है। फिर बात करें हम राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र, एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊँटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान, प्रजनन कार्य, संबंधित कार्य संपन्न कराया जाता है। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह 2000 एकड़ से अधिक भूमि पर बना हुआ है। इसका संचालन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। फिर बात करते हैं हम राजसमंद के बारे में। जैसे राजसमंद है, राजसमंद में कुंभलगढ़ का किला है। तो कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ के सशक्त, सबल और प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली और उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़। राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनवाया गया यह किला अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा है और मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने व सुरक्षित रखने में इस किले की मुख्य भूमिका रही है। जब बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ किले पर कब्जा कर लिया तो मेवाड़ के महाराजा उदय सिंह ने उसके बाल्यकाल में इसी किले में पनाह ली थी और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावनाएं इस किले से जुड़ी हुई हैं। कुंभलगढ़ का किला अति सुंदर बेगम दृश्य प्रस्तुत कर सकता है। किले की दीवारें इतनी मजबूत है, इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार एक साथ उस पर चल सकते हैं और लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण किया गया था। फिर बात करें हम राजसमंद झील के बारे में। जैसे राजसमंद झील है, राजसमंद झील विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील का लगभग 6 वर्षों तक एम्पीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में प्रयोग किया गया। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है और इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे।
और इस झील की परिधि है वो है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर गहराई, 30 फीट, और जल ग्रहण यहाँ पर लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि यह झील भीषण और व्यापक रूप से फैले सूखे के समय सूखा जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारें भरे कीचड़ के समान बन गई है। फिर बात करते हैं हम हल्दी घाटी के बारे में। यह स्थान मेरवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है और उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है और सन 1576 में हुए युद्ध में महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाली हल्दी घाटी में उनके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। फिर बात करते हैं हम सवाई माधोपुर की, फिर सिरोही की बात करेंगे। हम किसकी, सवाई माधोपुर की हम बात करते हैं। रणथंभौर का किला है सवाई माधोपुर में। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है और किले के 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है, इसे और मजबूत और अजय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान राजा रणथंभन देव द्वारा किया गया था। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को भी यहाँ पर क्या किया गया, राणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों के द्वारा 10वीं और 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह दुश्मन को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को घेराबंद की थी और तब ये किला राजघराने की महिलाओं के जौहर की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीरों में दिखाई पड़ती है। फिर बात करते हैं सिरोही की। गुरु शिखर की बात करें, अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने को लिए प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उसकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया और वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करें, पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है और बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों की शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। इसकी आंतरिक सज्जा से कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है और इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसकी छतों को मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देख करके पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण में लाजवाब है। फिर बात करते हैं नक्की झील के बारे में। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है और लगभग 80 फीट गहरी और 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों से यह किंवदंती है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था और इसीलिए इनका नाम नक्की यानी कि नख यानी नाखूनी झील पड़ा है। और इसी झील नक्की झील के पास सन 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया। इसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए झील को साफ सुथरा पानी, नीला पानी, हरी भरी वादियां, चारों तरफ से प्राकृतिक जटा और रूमानी कल्पित एवं अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाले हैं और इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। टोंक की बात करें, जो कि बीसलपुर टोंक बांध है। बीसलपुर बांध राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचाने जाने वाले बीसलपुर बांध एक गुरुत्व बांध है जो कि व्यास नदी पर निर्मित किया गया है और यह राजस्थान के टोंक जिले के देवली कस्बे के पास में स्थित है। और इस बांध का निर्माण सन 1999 में पूरा किया गया। यहाँ तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है।
फिर सुनहरी कोठी के बारे में हम बात करते हैं। सुनहरी कोठी है टॉक का मुख्य आकर्षण। 19वीं सदी की सुनहरी कोठी और गोल्डन मैंसन है जो नगरबाग रोड पर बड़ा कुएं का पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल और सुनहरी झी कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्य के लिए सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्रमुग्ध करते हैं। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार के द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया गया है। डिग्गी कल्याण जी मंदिर की बात करते हैं। 5600 वर्षों पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में एक श्री डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी का माना जाता है। पूरे देश से लोग यहाँ के अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद के लिए आते हैं। प्राचीन काल के शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस मंदिर का भव्य निर्माण शिखर है वो 16 स्तंभों पर आधारित है। फिर बात करते हैं श्री गंगानगर, राजस्थान का अन्न भंडार भी इसको कहते हैं। श्री गंगानगर को बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा है यहाँ पर। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था और यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुड्ढा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सा रंग का सिर काट करके इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोहड़ कहते हैं। फिर हिंदूमल कोट सीमा की बात करें। गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है और बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में नामित और सीमा के पास स्थित एक पर्यटक आकर्षणों में से एक है। और सीमा श्री की बात करें यहाँ पर, जैसे सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ प्रतिदिन 10 से 5 साढ़े 5 के बीच पर्यटकों के लिए खुली रहती है। फिर उदयपुर झील को झीलों की नगरी कहते हैं। उदयपुर को पिछोला झील है यहाँ पर। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की ललिमा में सोने की तरह दमकता है। पिछोला गांव के कारण झील को पिछोला का नाम दिया गया है। जगनिवास जग मंदिर द्वीप इस झील में स्थित हैं। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है और सूर्यास्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस का मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। फिर फतेह सागर झील की बात करते हैं। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदाओं के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है और झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशालाएं भी हैं। इसे पहले कैनोट बांध कहा जाता था इसलिए क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कैनोट के द्वारा किया गया था। फिर आती है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सहेलियों की बाड़ी और उदयपुर का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है सहेलियों की बाड़ी। और जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा महिलाओं के एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया। इस छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड जैसे कई आकर्षण हैं। भारतीय लोक कला मंडल की बात करें। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो कि राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक त्योहार, लोक कला और लोक गीतों के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों पर लोक कलाकृतियों का एक प्रदर्शन करता है। नागदा की हम बात करते हैं। 6वीं शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और जो आम लोगों में सास बहू के मंदिर के नाम से पहचाना जाता है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर की वास्तुशिल्प अतुलनीय है। इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है।